हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वन लेक्चर ऑफ फिजिक्स। बेटा आज हम लोग शुरू करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इससे पहले बेटा हमने कंप्लीट किया था काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हमने सबसे पहले पढ़ा था बेटा मोशन इन 1D, ठीक है। उसके बाद हमने सीखा था प्रोजेक्टाइल मोशन, और फाइनली हमने पढ़ा था रिलेटिव मोशन। और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था आपका रिवर बोट एंड रेनमैन प्रॉब्लम, ठीक है। तो आपका काइनेमेटिक्स के बाद बेटा काइनेमेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं मोशन के बारे में, ठीक है। और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन मतलब एनएलएम में हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉज के बारे में। क्लियर है? तो इस चैप्टर का रोड मैप क्या होने वाला है कि पहले हम सीखने वाले फोर्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ फोर्स क्या होता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में। फिर हम लोग सेकेंड पार्ट में सीखने वाले हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है ना बेटा। फिर सीखने वाले हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ द मोशन, फ्री बॉडी डायग्राम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, उसके बाद कंबाइंड बॉडी प्रॉब्लम, ठीक है ना, पुली ब्लॉक सिस्टम, कंस्ट्रेंट मोशन, स्प्रिंग फोर्स एंड सूडो फोर्स। तो टोटल 9 पार्ट में इस चैप्टर को डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है बेटा। और हर एक पार्ट को हम लोग क्या करने वाले हैं, डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं चैप्टर, ठीक है ना बेटा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फोर्स का। क्लियर बेटा? तो आप फोर्स के बारे में पहले से बहुत कहानी सुने होंगे, ठीक है, कि फोर्स क्या होता है। तो अगर फोर्स को बोला जाए तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि फोर्स एक्चुअली में किसी बॉडी के साथ जब तुम इंट्रैक्शन करते हो, ठीक है ना, वो कांटेक्ट हो या ना हो, ठीक है, तो वो इंट्रैक्शन को एक तरह से आप फोर्स बोल सकते हो, या पुश और पुल को क्या बोल सकते हो बेटा, फोर्स बोल सकते हो। तो फोर्स का अगर डिफिनीशन का बात करें तो एनी पुश और पुल विच आइदर चेंजेज, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आइदर चेंजेज और टेंस टू चेंजेज, ठीक है बेटा। ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आइदर चेंजेज और टेंस टू चेंजेज, ठीक है। द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन और शेप एंड साइज ऑफ ए बॉडी इज नोन एज फोर्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फोर्स जब आप लगाते हो किसी बॉडी पे, ठीक है बेटा, लेट अस अज्यूम कि आपके पास एक बॉडी है ये वाली। तो अगर अगर आप इस पे फोर्स लगाते हो, समझना, ठीक है, तो दो केस लेते हैं कि ये केस है, ठीक है ना, स्मूथ सरफेस है, समझिएगा, ठीक है बेटा, स्मूथ सरफेस है। इस पे जब आप फोर्स लगाते हो ऐसे, ठीक है, ऐसे फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो एरो से दिखा रहे हैं। जब फोर्स ऐसे लगाओगे, ये मान लो कि मास एम था, तो ये मूव करेगा, ठीक है बेटा, तो ये चलने लगेगा। तो इसका जो स्टेट ऑफ रेस्ट था पहले में, ये क्या था, स्टेट ऑफ रेस्ट, सही बेटा। पहले से आपका ये ऑब्जेक्ट क्या में था, द स्टेट ऑफ रेस्ट था। कुछ देर बाद ये आ जाएगा बेटा आपका मोशन में, ठीक है ना। इसके पास क्या आ जाएगी बेटा, वेलोसिटी आ जाएगी, सही है। तो ये अब हो गया स्टेट ऑफ मोशन, सही है। तो अब ये बेटा आपका मोशन में आ गया, सही है। तो हमने यहाँ फोर्स लगा के स्टेट ऑफ रेस्ट को क्या में कन्वर्ट कर दिया बेटा, स्टेट ऑफ मोशन में। लेकिन सोचो अगर ऐसा होता, ठीक है, एक ऐसे यहाँ पर वॉल होती और यहाँ पर आपका एक मास होता, और हम इधर फोर्स लगाते, ठीक है। तो फोर्स तो लगा रहे हैं, ये तो नहीं बोलेंगे कि फोर्स नहीं लगा रहे हैं, फोर्स तो लगा रहे हैं, या फोर्स तो भैया लगा ही रहे हैं। बट इसका स्टेट ऑफ रेस्ट जो है वो बाद में भी स्टेट ऑफ रेस्ट ही रहेगा, मतलब इसमें स्टेट चेंज नहीं हुआ, डज नॉट चेंज स्टेट। तो यहां से हमें जो समझ आया, यही समझ आया कि फोर्स लगाने पे स्टेट चेंज भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्लियर बेटा? तो इसीलिए हमने जो वर्ड यूज किया चेंजेज और टेंस टू चेंज। जैसे आप एक रिजिड बॉडी पे फोर्स लगाते हो, सही बेटा, एक रिजिड बॉडी पे अगर आप फोर्स लगाते हो तो उसका शेप चेंज नहीं होगा। तो फोर्स लगाने का मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्लियर बेटा? तो ये छोटा बहुत डिफिनीशन समझ है। इसके अलावा अगर हम बात करें फोर्स के बारे में, ठीक है बेटा, तो पहला पॉइंट जो आपका फोर्स होगा, ठीक है, जो आपका फोर्स होगा, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सही बेटा, जो फोर्स है वो कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब इसके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड एज वेल डायरेक्शन, ठीक है। तो फोर्स अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें क्या क्या बात समझ में आया कि इसके पास होगा मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ठीक है। दूसरा, ठीक है ना, एडिशन जो इसका होगा, जो एडिशन होगा इसका, फोर्स को जब हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन
जो होगा वो होगा बेटा आपका वेक्टर लॉस से। सही है, मतलब डायरेक्टली आप ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना, उसका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वेक्टर के हिसाब से होगा, इसीलिए हमने पहले वेक्टर चैप्टर भी पढ़ा था। क्लियर बच्चों? ठीक है, तो आपको जब फोर्स का रिजल्टेंट निकालना होगा तो आपको पता है कि वेक्टर वाला आपको लगाना पड़ेगा फॉर्मूला, F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। सही बेटा, मतलब डायरेक्ट आप फोर्स का रिजल्टेंट नहीं निकाल सकते हो, आपको वेक्टर रो लगाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, दूसरा पॉइंट कि इसके एसआई यूनिट क्या होता है। सही है, तो एसआई यूनिट जो होता है फोर्स का, एसआई यूनिट होता है बेटा केजी इंटू, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका एसआई यूनिट होता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, न्यूटन। क्या बोलते हैं? न्यूटन। सही है, न्यूटन, ठीक है ना, डिनोट कैपिटल एन से करते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन में हमने पढ़ा था कि कोई भी साइंटिस्ट के नाम पे अगर यूनिट है तो उसका नाम भले है लेकिन स्मॉल लेटर से शुरू करते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, इसके अलावा इसका अगर हम सीजीएस यूनिट का बात करें, ठीक है ना, तो जो सीजीएस यूनिट होगा, सही बेटा, जो आपका सीजीएस यूनिट होता है ये होता है डाइन। सही बेटा, क्या होता है? डाइन। अगर याद हो तो हमने ये यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ा था, क्या होता है बेटा? डाइन। और हमें पता है कि 1 न्यूटन इक्वल टू जो होता है 1 इंटू 10⁵ क्या? डाइन। सही है बेटा, अब उल्टा 1 डाइन इक्वल टू कितना न्यूटन। सही है, तो फोर्स क्या है? फोर्स पुश और पुल है, जो ऑब्जेक्ट को चला भी सकता है, नहीं भी चला सकता है, रोक भी सकता है, नहीं भी रोक सकता है। क्लियर बेटा? और ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट्स ये है। क्लियर है? तो फोर्स के बारे में थोड़ा बहुत आपको ज्ञान हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं बेटा एक्चुअल में इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स क्या कर सकता है? तो फोर्स बहुत कुछ कर सकता है। ठीक है, जैसे इफेक्ट ऑफ फोर्स की अगर हम बात करें तो पहला इफेक्ट तो ये डाल सकता है, में चेंजेस। ठीक है बेटा, में चेंजेस, ठीक है ना, स्टेट ऑफ रेस्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम जो बोल रहे हैं वहां वर्ड जो यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेटा? में चेंजेस। तो में चेंजेस स्टेट ऑफ रेस्ट, चला भी सकता है, नहीं भी चला सकता है रुका हुआ वस्तु का। अभी आपको हमने एग्जांपल दिखाया। दूसरा इसका इफेक्ट क्या हो सकता है? में चेंजेस, समझिएगा बच्चों, में चेंजेस स्टेट ऑफ मोशन। सही है, आपका जो अगर कोई मोशन में है तो उसको रेस्ट पिला सकता है। ठीक है बेटा, तीसरा जो हो सकता है इसका इफेक्ट, में चेंजेस, ठीक है बेटा, डायरेक्शन ऑफ मोशन। मतलब हो सकता है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन को भी क्या कर दे, वो चेंज कर दे। आप दौड़ के जा रहे हो, फोर्स लगा के आपका डायरेक्शन चेंज कर दिया जाए। ठीक, बट में हम बोल रहे हैं, ठीक है ना। पांचवा, में चेंजेस स्पीड ऑफ मोशन। जो भी मोशन कर रहा है उसका स्पीड है, तो जनरली में चेंजेस स्पीड, स्पीड भी चेंज कर सकता है। ठीक, तो सिर्फ डायरेक्शन जब चेंज होता है ना बेटा, तो ये याद रखना, अगर फोर्स परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी है उस केस में स्पीड चेंज नहीं होता है, सिर्फ क्या चेंज होता है बेटा? डायरेक्शन। तो में चेंजेस स्पीड, और या फिफ्थ आप बोल सकते हो में चेंजेस, ठीक है ना बेटा, बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन। सही बेटा, और 6 पॉइंट में ये भी बोल सकते हो कि में चेंजेस क्या बच्चों? शेप एंड साइज। क्लियर है क्या बेटा? तो ये सारे इफेक्ट ऑफ फोर्स हो सकते हैं। ठीक है ना, किसी को चला सकता है, किसी को रोक सकता है, ठीक है, किसी का डायरेक्शन चेंज कर सकता है, किसी का शेप चेंज कर सकता है, लेकिन मस्ट नहीं में। ठीक है ना, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। तो दिस विल बी द इफेक्ट ऑफ फोर्स। क्लियर बेटा? आगे बढ़ते हैं। फोर्स क्या हुआ समझ आया? फोर्स पुश और पुल है जो ये कर सकता है। क्लियर बच्चों? आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट फोर्स। तो बेटा फोर्स का जब भी बात हो, ठीक है, तो फोर्स के बारे में आपको 4 चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, पहला,
कि भैया कहाँ लगा, कितना लगा, किधर लगा, समझना, कहाँ लगा, कितना लगा, किधर लगा। तो सबसे पहले अगर फोर्स की बात करो तो फोर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। सही बेटा, बहुत काम का चीज है, वर्क पर एनर्जी में हम बात करेंगे। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ठीक है बेटा, कि भैया फोर्स तो लगा, तो बॉडी पे कहां लगा, तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ठीक है बेटा। दूसरा चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, किधर लगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सही बच्चों, ठीक है ना। अगर किसी ने बोला कि हमने 10 न्यूटन फोर्स लगाए, तो पूछोगे तुम कहां लगाए, किधर लगाए, ठीक है ना, कितना लगाए। तो तीसरा चीज आपको चाहिए बच्चों, क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो फोर्स के बारे में अगर कोई बात कर रहा है तो आपके दिमाग में यह बात आना चाहिए कि कहां लगाया, किधर लगाया और कितना लगाया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। और चौथा लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है बेटा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, एक चैप्टर अगर रोटेशनल मोशन, वहां जब हम लोग टॉर्क कैलकुलेट करेंगे बेटा, तो वहां हमें जरूरत पड़ेगी लाइन ऑफ फोर्स का। तो कोई भी अगर फोर्स दिया हुआ है तो सबसे पहले हम यही सोचेंगे कि कहाँ लगा, किधर लगा, कितना लगा, ठीक है बेटा। अगर आपको मैं एक्सप्लेन करूं तो एक एग्जाम्पल लेके बताता हूं, ठीक है बेटा, कि अगर ये एक मास एम हो गया, ठीक है, और हमने इस पर एक फोर्स लगाया एफ, ठीक है, ये वेक्टर है, तो ये जो फोर्स लगा, ये जो पॉइंट पर लगा, ये पॉइंट आपका है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। आई होप आपको समझ आया, ठीक। अच्छा, इसका डायरेक्शन इधर है, तो ये एरो क्या दिखला रहा है, ये वाला डायरेक्शन, और इसी को अगर आप लाइन मान के खींच दो, ठीक है बेटा, अगर इसी को आप क्या मान लो, लाइन मान के खींच दो, तो इसी को बोलते हैं हम लोग लाइन ऑफ फोर्स। सही है, और ये आपका वेक्टर है, तो इसका लेंथ आपका मैग्नीट्यूड दिखाई देगा, ठीक है, और एरो आपका डायरेक्शन देगा। तो अगर फोर्स है तो इसको बोल सकते हैं कि ईस्ट में लग रहा है, ठीक है। अगर इसको मैं 10 न्यूटन बोल दूं तो मैग्नीट्यूड कितना है, 10 न्यूटन मैग्नीट्यूड है, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। तो फोर्स की बात होगी तो हमें 4 चीजें पता होना चाहिए, कहाँ लगा, किधर लगा, कितना लगा, ठीक है बेटा, और लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है ये भी हमें समझ आया। तो छोटा मोटा हमें डिफिनीशन ऑफ द फोर्स समझ आ गया, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, फंडामेंटल फोर्स, ठीक है बेटा। तो नेचर में 4 टाइप के फंडामेंटल फोर्स होते हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं, और हम लोग 4 टाइप के मानते हैं। पहला जो फंडामेंटल फोर्स है बेटा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है ना, और ये नेचर का सबसे वीकेस्ट फोर्स है। तो अगर पूछा गया कि वीकेस्ट फोर्स कौन है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। और ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगता है बेटा, बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ऑल ऑब्जेक्ट विथ मास। तो मास के बीच जो फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको हम बोलते हैं बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। और उसका जो नेचर होता है ऑलवेज अट्रैक्टिव, मतलब 2 मास जैसे सन और अपना अर्थ के बीच अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, और वो कौन सा फोर्स होता है बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स एक फंडामेंटल फोर्स है, ठीक है बेटा। वैसे ही सेकंड आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है ना, और रेंज भी, ग्रेविटेशनल फोर्स का रेंज क्या होता है, इनफाइनाइट, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस तक भी लगते हैं, ठीक है बेटा। ऐसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है ना बेटा, चार्ज पार्टिकल के बीच जो फोर्स लगता है, चार्ज के बीच, ठीक है ना, वो उसको क्या बोलते हैं बेटा, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। और ये नेचर में अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। और ये भी जो होता है बेटा, ये लॉन्ग फोर्स होता है, और ये इससे ज़्यादा 10⁻36 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तीसरा बेटा आपका होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बेटा न्यूक्लियस में लगता है, और न्यूक्लियस का साइज फर्मी मीटर में होता है, मतलब ये शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। सबसे नेचर में ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो होता है वो न्यूक्लियर फोर्स होता है। जब फिजिक्स में हम न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ इसके बारे में जानेंगे, ठीक है बेटा। और ये अट्रैक्टिव होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है तो, ठीक है। और चौथा जो होता है बेटा वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है, जब डिके उके होता है तो ये लगता है। भले नाम है वीक न्यूक्लियर फोर्स, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग। तो 4 फंडामेंटल फोर्स है, ठीक है बेटा, कौन कौन, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स मास के बीच, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स चार्ज के बीच। तो ये बेटा आपका फंडामेंटल फोर्सेस हुए नेचर में जो डिवाइड किए हुए, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ फोर्स, ठीक है।
जब हम टाइप्स ऑफ फोर्स बात करेंगे ना बेटा, तो आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट एक साथ क्लियर होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आपको बहुत चीजें समझ आने वाली है, ठीक है। तो हम बात करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ फोर्स, ठीक है। सुनिएगा, मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ समझिएगा और आपको कुछ आइडिया होगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ फोर्स का अगर हम बात करें तो पहला बात, हम इसको दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो होगा आपका, ये हम बोलते हैं बेटा आपका कांटेक्ट फोर्स, सही है। कौन सा फोर्स बेटा? कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। कांटेक्ट फोर्स, ठीक है, कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। तो अगर फिजिकली कांटेक्ट में तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? कांटेक्ट फोर्स। और इसके जो एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना, इसके जो एग्जांपल्स हैं वो है नॉर्मल। नॉर्मल जो बेटा कांटेक्ट फोर्स है जब सरफेस कांटेक्ट में आएगा, ठीक है ना। टेंशन, सही है। उसके बाद आपका आएगा स्प्रिंग, सही बेटा, स्प्रिंग फोर्स, सही है। आपका उसके बाद आएगा फ्रिक्शनल फोर्स। ये सारे फोर्स कौन है बेटा? ये सारे फोर्स है कांटेक्ट फोर्स, ठीक है बेटा। सारे ये कौन से फोर्स है? कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स जो होता है बेटा, ये एक्चुअल में माइक्रोस्कोपिक फोर्स होता है, ठीक है। एग्जाम्पल हुए और कुछ पॉइंट बताता हूं कि ये क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ठीक है। और इनका जो नेचर होता है, ये नेचर होता है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर होता है, ठीक है। ये सवाल आया हुआ है कभी ना कभी किसी कंपटीशन में। कांटेक्ट फोर्स कैसा होता है बेटा? माइक्रोस्कोपिक होता है। एक्चुअली में ये एटम एंड मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स लगते हैं ना, उसको हम लोग कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। कांटेक्ट फोर्स का नेचर कैसा होता है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर, ठीक है। दूसरा टाइप का जो फोर्स होता है बेटा, आप समझ गए होंगे, नॉन कांटेक्ट फोर्स, सही बेटा। कौन सा फोर्स? नॉन कांटेक्ट फोर्स। मतलब बिना कांटेक्ट में आए भी जो फोर्स लग जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। इसके भी एग्जांपल है। पहला एग्जांपल कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स, सही बेटा। ग्रेविटेशनल फोर्स आपका नॉन कांटेक्ट फोर्स है। दूसरा एग्जांपल की अगर बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, ठीक है बेटा, ये भी आपका नॉन कांटेक्ट फोर्स है। तीसरा अगर हम बात करें, ठीक है ना बेटा, तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। इसमें कांटेक्ट की जरूरत नहीं है। और आपका न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। एटॉमिक फोर्स, इंटर एटॉमिक फोर्स, ये भी क्या होते हैं बेटा? नॉन कांटेक्ट फोर्स होते हैं। तो नॉन कांटेक्ट फोर्स में एक्चुअल में आपका कोई कांटेक्ट की जरूरत नहीं है, इसलिए बेटा इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, फील्ड फोर्स भी बोलते हैं। जहां भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है मतलब वहां ग्रेविटेशनल फील्ड भी होगा, ठीक है। तो नेचर में चार टाइप के फंडामेंटल फोर्स, उसमें भी डिवीजन क्या हो गया बेटा? कांटेक्ट फोर्स एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स। क्लियर बेटा? इस चैप्टर में हम लोग पूरा के पूरा कांटेक्ट फोर्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और एक ग्रेविटेशनल फोर्स खाली यूज करेंगे, एमजी, ठीक है। तो अगर बच्चा एनसीईआरटी पढ़ता है तो सिलेबस 11th 12th का जब देखेगा तो 11th में सिर्फ कांटेक्ट फोर्स के बारे में पढ़ना है, एक्सेप्शन है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जितने भी 11th में चैप्टर है एनसीईआरटी में, उसमें सारे कांटेक्ट फोर्स है, एक एक्सेप्शन क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और बाकी नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में पूरा 12th में पढ़ना है बेटा। कौन सा? ये सारे फोर्स 12th में। तो एनसीईआरटी का 11th में कांटेक्ट फोर्स की बात होती है और 12th में नॉन कांटेक्ट फोर्स की बात होती है। एक कॉमन है ग्रेविटेशनल फोर्स। इसीलिए आप देखोगे कि ग्रेविटेशनल चैप्टर आपका 11th क्लास के एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। तो 11th क्लास में आपको कांटेक्ट फोर्स प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ना है और 12th में आपको नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो आई होप आपको समझ में कि टाइप्स ऑफ फोर्स कितने होते हैं, दो टाइप के, एक कांटेक्ट फोर्स और एक नॉन कांटेक्ट फोर्स। क्लियर बच्चों? नाउ तो ये आपको टाइप्स ऑफ फोर्स हो गए। देखो कांटेक्ट फोर्स एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? फोर्स दैट एक्ट्स ओनली व्हेन टू ऑब्जेक्ट टच, ठीक है। नॉन कांटेक्ट फोर्स दैट एक्ट्स विदाउट फिजिकल कांटेक्ट, ठीक है। मीडियम रिक्वायर्ड फिजिकल मीडियम चाहिए, ठीक है ना। एक्ट थ्रू द फील्ड्स, ये फील्ड्स के थ्रू लगते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल फ्रिक्शन, टेंशन, नॉर्मल और स्प्रिंग फोर्स, ये कौन से फोर्स हो गए? कांटेक्ट। ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक क्या हो गया बेटा? नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। नेचर कैन बी पुशिंग और पुलिंग, कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। तो ये टाइप्स ऑफ फोर्स हो गए।
तो हमने फोर्स का पूरा कहानी पढ़ लिया कि फोर्स होता क्या है, फंडामेंटल फोर्स क्या होते हैं, उसके क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बेटा आपका कॉन्टेक्ट नॉन कॉन्टेक्ट का और डिवीजन देख लिए, ठीक है बेटा। अब हम बात करेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, या इसी को बोलते हैं गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया। मतलब लॉ ऑफ इनर्शिया और एक्चुअल में न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है बेटा, सेम। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, जब तक कि बाहर से आप अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स न लगाए। तो एवरी बॉडी कंटिन्यूअस इज स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ये स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड बाय अन एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है ना। एक बात, अनबैलेंस होना चाहिए, ठीक है ना, अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज इज स्टेट। अगर कोई मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, कोई रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, बिना फोर्स के आप स्टेट चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। न्यूटन साहब का ये पहला लॉ, ठीक है। जो मोशन में वो मोशन में रहना चाहेगा, जो रेस्ट में वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। क्लियर बेटा। तो यहां से जो ये फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट हो गया, इस पे हमें ज्यादा मेहनत नहीं करना है। हम बात करेंगे लॉज ऑफ जो है लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है बेटा। तो लॉ ऑफ इनर्शिया भी यही बोलता है, ठीक है। लॉ ऑफ इनर्शिया भी यही बोलता है, ठीक है ना, कि अगर कोई मोशन में है तो मोशन में रहेगा और कोई रेस्ट पे है तो कोई रेस्ट पे होगा, ठीक है। तो यहां से हम समझते हैं कि इनर्शिया क्या होता है, ठीक है बेटा। सबसे पहले क्या समझते हैं कि इनर्शिया क्या होता है, ठीक है बेटा। तो अगर हम इनर्शिया का बात करें, ठीक है बेटा, इनर्शिया का, तो इनर्शिया जो होता है, इनर्शिया का डिफिनीशन, चलिए मैं ये लॉ ऑफ इनर्शिया तो सेम ही है फर्स्ट लॉ, ठीक है। तो सीधे सीधे हम बात करते हैं इनर्शिया का। प्लीज बेटा समझिएगा, फील कीजिएगा, आपको मजा आ जाएगा। इनर्शिया सही बेटा। तो इनर्शिया एक्चुअली में होती है इनएबिलिटी, सुनिएगा, इनएबिलिटी, सही है बेटा, इनएबिलिटी टू चेंज इट्स स्टेट बाय इटसेल्फ, सही है। मतलब इनर्शिया एक्चुअल में क्या है बेटा कि ये इनएबिलिटी है। जैसे कोई मोशन में तो खुद से अपने को रेस्ट में नहीं ला सकता है, या कोई रेस्ट में तो खुद को अपने मोशन में नहीं ले जा सकता है जब तक कि बाहर से फोर्स न लगे। तो इनएबिलिटी टू चेंज इज स्टेट बाय इटसेल्फ, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इनर्शिया, ठीक। दूसरा पॉइंट, इनर्शिया जो है इट इज ए नॉट ए इट इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी, से ना, इनर्शिया कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, सही बेटा। इनर्शिया कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो इनर्शिया कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो अगर इनर्शिया कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है तो एक बात तो समझ आ गया कि ये जो होगा आपका यूनिटलेस एंड क्या होगा बच्चों, डायमेंशनलेस। क्या होगा, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, ठीक है। तो इनर्शिया जो है तो बड़ा फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, तो यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस होगा। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनर्शिया क्या होता है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है ना। तो इनर्शिया बेटा जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं आपको समझाऊं कि अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक 10 केजी और एक 20 केजी, ठीक है बेटा, एक 10 केजी और एक 20 केजी, तो किसको चलाना आसान है, तो हल्के वाले को चलाना आसान है। मतलब यहां पर हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि मास ऑफ बी इज मोर देन मास ऑफ ए, सही बेटा, मास ऑफ बी इज मोर देन मास ऑफ ए। मतलब यहां से हम बोल सकते हैं कि इनर्शिया ऑफ बी ज्यादा होगा इनर्शिया ऑफ ए, सही बेटा, ज्यादा होगा इनर्शिया ऑफ ए। तो एक सवाल बनता है कि भैया एक आप हो, एक नोटबुक है, एक पेन है, ठीक है, और एक आपका मान लो कि कुछ और 10 केजी का ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है, तो सबसे ज्यादा इनर्शिया किसका होगा, आपका, क्योंकि सबसे ज्यादा भारी आप हो, ठीक है। तो ये इनर्शिया हो गया। तो इनर्शिया क्या है बेटा, इनएबिलिटी टू चेंज इट्स स्टेट बाय इटसेल्फ, खुद से नहीं चेंज कर सकते हो। दौड़ रहे हो
तो रोकने के लिए तुम्हें फ्रिक्शन की जरूरत पड़ेगी। चलना भी है तो तुम्हें चलाएगा फ्रिक्शन। बिना फोर्स के आप चल और रुक नहीं सकते, इसी को बोलते हैं इनर्सिया। और इनर्सिया जो होता है बेटा क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है, फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इसलिए इसके यूनिट एंड डायमेंशन नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ इनर्सिया का। ठीक है, तो पहले टाइप्स ऑफ इनर्सिया को समझते हैं। तो टाइप्स ऑफ इनर्सिया का अगर हम बात करें तो ये 3 टाइप का होता है। ठीक है ना बेटा, टाइप्स ऑफ इनर्सिया कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप का। पहला जो होता है बेटा टाइप्स ऑफ इनर्सिया अगर हम बात करें तो ये बेटा टाइप्स ऑफ इनर्सिया, या इसी को बोलेंगे इनएबिलिटी। तो टाइप्स ऑफ इनर्सिया का अगर हम बात करें तो पहला होता है बेटा इनर्सिया ऑफ रेस्ट। सही है, समझिएगा इस पे बहुत प्यारे प्यारे सवाल बनने वाले हैं। तो पहला होगा बेटा इनर्सिया ऑफ, ठीक है, रेस्ट। सही है, इनर्सिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, दूसरा बेटा आपका होता है इनर्सिया ऑफ मोशन, और तीसरा होता है बेटा इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन। सही बच्चों, तो ये 3 टाइप के इनर्सिया होते हैं, इनर्सिया ऑफ रेस्ट, इनर्सिया ऑफ मोशन और इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन। हम लोग सवाल करने वाले हैं, पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनर्सिया ऑफ रेस्ट। किसकी बात करेंगे बेटा, इनर्सिया ऑफ रेस्ट। तो इनर्सिया ऑफ रेस्ट क्या होता है, इट इज द इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज इट स्टेट ऑफ रेस्ट बाई इटसेल्फ। मतलब कोई रेस्ट में है, ठीक है बेटा, कोई रेस्ट में है तो खुद से मोशन में आने की जो इनएबिलिटी होती है उसको क्या बोलते हैं, इनर्सिया ऑफ रेस्ट। अब इसके एग्जाम्पल हमें बहुत अच्छे से समझने होंगे। ठीक है बेटा, अब इसके एग्जाम्पल समझिए। ठीक है, सही है, और ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। पहला एग्जाम्पल आपने बचपन में पढ़ा होगा, ठीक है, कि अपने पास एक क्या है बेटा, ग्लास है। सही है, ग्लास में क्या है बेटा, पानी भरी हुई है। ठीक है, इसके ऊपर आपने क्या रखा है बेटा, एक काट, ऐसे, ये काट है। सही बेटा, ये क्या आपका काट है। और इस केस में इसके ऊपर एक क्या रखा हुआ है, क्वाइन। सही है, और ये घर पे करोगे तो हो जाएगा, लेकिन टेक्निकली ये अगर केस क्या ले रहे कि स्मूथ सरफेस है, ठीक है, और घर पे स्मूथ होता नहीं, इसलिए डायरेक्ट करते हो तो हर बार नहीं होगा। ठीक है, तो जब हम इस पे फोर्स लगाएंगे, जब हम इस पे फोर्स लगाएंगे, ठीक है बेटा, तो इस पर कोई क्वाइन पे फोर्स ही नहीं लगेगा। तो जब हम इसको ऐसे मारते हैं, ठीक है, तो ये क्वाइन क्या होगा बेटा, ये आगे निकल जाएगा, ये क्या निकल जाएगा, आगे निकल जाएगा। ठीक है, और ये क्वाइन इसी में गिर जाएगा। तो ये क्यों होता है, ठीक है ना, ड्यू टू इनर्सिया ऑफ रेस्ट। ठीक है ना, तो क्वाइन कहाँ गिर जाएगा बेटा, आपके ग्लास में गिर जाएगा। क्वाइन विल फॉल इन वाटर ड्यू टू इनर्सिया ऑफ रेस्ट। सही बेटा, तो ये एग्जाम्पल हुआ क्योंकि ऐसा है। ठीक है, इसके अलावा और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे, ठीक है ना, कारपेट है, डर्टी कारपेट। अब ये डर्टी कारपेट में आप क्या करते हो कि जब ये आपका कारपेट हो गया, मान लो कि गंदा सा, सही बेटा, अब इस कारपेट में से डस्ट है, ठीक है, डस्ट है, तो एक्चुअल में हम क्या करते हैं कि इसको मारते हैं, इसको हमने, है ना, बैट से या किसी से मारा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि जब हमने इसको हिट किया ऐसे, सही है, तो एक्चुअली में हमने कारपेट पे फोर्स लगाया, तो एक्चुअली में कारपेट नीचे चला जाएगा, और डस्ट पे कोई फोर्स नहीं लगा तो वो रेस्ट के रेस्ट में रह जाएगा। तो इस केस में डस्ट, जो डस्टिंग करते हैं तो डस्ट बाहर आ जाता है। ठीक है बेटा, तो ये एग्जाम्पल किसके हैं, इनर्सिया ऑफ रेस्ट के। अगर तुम बाहर से फोर्स नहीं लगाओ तो रेस्ट में रहना चाहेगा। ठीक है बेटा, चलिए, तो ये एग्जाम्पल हो गया इनर्सिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, आइए बेटा नेक्स्ट बात करेंगे इनर्सिया ऑफ मोशन। इससे बहुत सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है ना, इनर्सिया ऑफ मोशन से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, दैट्स वाई बेटा ध्यान से सुनिएगा। तो इनर्सिया ऑफ मोशन क्या है, इट इज इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन बाय इटसेल्फ।
ठीक है। अगर कोई मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा जब तक कि आप बाहर से कोई फोर्स ना लगाए, ठीक है। अब इसकी एग्जाम्पल जो है बेटा बहुत शानदार शानदार है, ठीक है। पहला एग्जाम्पल, व्हेन पैसेंजर, ठीक है ना बेटा, पैसेंजर क्या करते हैं, उतरते हैं चलती हुई गाड़ी से, ठीक है ना बेटा। क्या करते हैं, व्हेन पैसेंजर जंप फ्रॉम रनिंग बस, समझिएगा, ठीक है बेटा। अब ये बात समझिएगा, ये थोड़ा काइनेमेटिक्स से भी रिलेटेड हो जाएगा कि मान लो कि ये बस है, समझ में आया, और यहां पर बस की स्पीड 10 मीटर, ये भैया 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है बेटा। स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है बेटा। अब समझिएगा कि 10 मीटर पर सेकेंड से आपकी बस जा रही है, ठीक है। आप इसके अंदर हो, ठीक, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी भी स्पीड कितनी होगी, 10 ही होगी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जब आप इससे उतरते हो, जब आप इससे नीचे आते हो ग्राउंड पे, ठीक है ना बेटा, कहाँ आते हो, ग्राउंड पे, तो जब ग्राउंड पे आते हो तो आपका स्पीड कितना है, आपका स्पीड तो 10 है, तो ग्राउंड क्या पे है, ये तो ग्राउंड तो रेस्ट पे है। तो चूंकि जब आप उतरते हो, ठीक है ना बेटा, जंप करते हो, तो आपका स्पीड आगे 10 है और ग्राउंड रेस्ट पे है, इसलिए आप देखना फॉरवर्ड गिरते हो, ठीक है ना बेटा। तो जब रनिंग कार में आप उतरोगे तो आप किधर जाओगे, आगे, क्योंकि आप मोशन में हो, और बाहर आने के बाद भी आप मोशन में रहोगे, इसी के कारण आप क्या करते हो बेटा, आगे जाते हो। इसलिए आप देखो कि रेलवे स्टेशन या कोई बस पकड़ने वाला, अगर बस चल रही है तो पहले दौड़ता है और स्पीड बराबर करता है तब उस पर चढ़ता है, या उतरते टाइम पहले से पकड़ के पहले दौड़ता है और स्पीड मेंटेन करता है, ठीक है ना, तब उतरता है। अदरवाइज आप क्या हो जाओगे बेटा, गिर जाओगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या केस होगा, अगर आपने जंप किया तो फॉल फॉरवर्ड, सही है। सेम कहानी ऐसा है कि अगर आप चलते हुए एक गाड़ी से, समझिएगा, चलती हुई एक गाड़ी के विंडो से, ठीक है बेटा, ये काइनेमेटिक्स में भी सवाल होता है, विंडो से एप्पल को ड्रॉप किए, एप्पल ड्रॉप फ्रॉम विंडो, सही है बेटा। तो अब पहले तो एप्पल आप पकड़े हुए हो, समझिएगा, और यहां पर हो, और गाड़ी की स्पीड 10 है, इसका मतलब आपका एप्पल का स्पीड भी कितना है, 10, एप्पल का स्पीड कितना है, 10, ठीक है बेटा, एप्पल की स्पीड भी कितना है, 10। तो जब आप उसको ड्रॉप करोगे तो जैसे ही ये बाहर आएगा तो इसकी स्पीड भी कितनी होगी, 10 होगी ड्रॉप करने के बाद, सही है। तो बाहर जब आएगा तो ये कैसे, कैसा पाथ होगा, आपने ड्रॉप किया तो उसका आगे का स्पीड 10 है, ठीक है, मतलब उसका पाथ कैसा हो जाएगा, पैराबोलिक, मतलब ये क्या बनाता है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। जब विंडो से आप ऐसे छोड़ोगे तो आपका स्पीड 10 है तो उसको भी 10 मिल गया, सही है, हमने पढ़ा था बलून वाला सवाल में, ठीक है बेटा। तो ये सारा काम क्यों हो रहा है, इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण, पहले मोशन में तो बाहर में भी मोशन में रहना चाहेगा। अब इसके एक शानदार सवाल जो बनते हैं उस पर आते हैं, ठीक है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। शानदार सवाल क्या बनता है, 3 टाइप का केस, ठीक है बेटा। तीसरा एग्जाम्पल, एक बस है, अब इसमें अलग अलग टाइप के मजाक किया जाता है, थोड़ा बस में बड़ा बनाता हूं कि आपको बहुत सारी चीजें समझा पाऊं, ठीक है बेटा। अब ये समझिएगा, इसका सवाल ऐसे भी पूछा था कि 2 बच्चे हैं, एक छोटा भाई एक बड़ा भाई, एक ऊपर वाला ट्रेन के बर्थ पे और एक नीचे वाला ट्रेन के बर्थ पे है। तो हम ऐसा मान लेते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा मेरे को मन है कि और बड़ा बस बनाया जाए कि आपको मैं बहुत ही प्यार से चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाऊँ, ठीक है। तो कैसे कैसे सवाल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है ना। हम मान लेते हैं कि एक बड़ा भाई है, ठीक है, बड़ा सा भाई है, इसके हाथ में एक कुछ भी कोई भी ऑब्जेक्ट है, एप्पल वाला सवाल ज्यादा बच्चों को समझ में आता है, सही है। और ये बस जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, सही है। अब एक छोटा भाई है नुन्नू सा इधर, सही है, और ये अपना हाथ ऐसे करके खड़ा है, ठीक है। अब बड़ा भाई क्या करेगा बेटा, ड्रॉप करेगा किसको, एप्पल को, तो कहां जाएगा, ठीक है। तो इसके 3 केस बनेंगे, केस 1, केस 1 फील कीजिएगा बेटा, केस 1,
when bus is moving with constant velocity। तो आप समझिएगा, सिचुएशन समझा रहे हैं, ठीक है। तो आप समझिएगा कि आदमी का स्पीड कितना है 10, एप्पल का भी कितना है 10, छोटे बच्चे का भी कितना है 10। तो तीनों का जब ड्रॉप किया गया, तो बताइए एप्पल का स्पीड ड्रॉप किया तो कितना है 10, सही है। अच्छा, ये बंदा तो जो ड्रॉप करने वाला, ये ड्रॉप करके चुपचाप, ये भी कितना से जा रहा है 10। लेकिन जो इसके नीचे छोटा भाई है, इसकी भी स्पीड अभी कितनी है 10 ही है, क्योंकि ये बस में है। तो इस केस में क्या आगे एप्पल भी 10 से जाएगा और बच्चा भी 10 से जाएगा, तो उसको कहां मिलेगा अपने हाथ में। तो डायरेक्टली ड्रॉप इन हैंड, हाथ में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा भी 10 से, एप्पल भी 10 से, तो भैया क्यों आगे जाएगा, क्यों पीछे जाएगा, उसी में ड्रॉप होगा। बट केस 2 सोचिएगा, ठीक है बेटा, केस 2 सोचिएगा कि केस 2 में इफ बस इज एक्सेलरेटिंग, बस क्या कर रहा है बेटा, एक्सेलरेट कर रहा है। बस इज एक्सेलरेटिंग। या कभी कभी बदमाशी क्या करते हैं कि वो नहीं बोलते कि बस एक्सेलरेट कर रहा है, क्या बोलते थे, बस इज, या ट्रेन भी बोलते हैं, बस इज लीविंग द स्टेशन। अब इसमें आपको समझ में लगे, स्टेशन को अगर छोड़ रहा है तो शुरू में एक्सेलरेट हो रहा होगा। तो ऐसे भी कभी कभी बदमाशी किया जा सकता है। अब सोचिए इसमें क्या होगा, अब मजा आएगा। अब देखिए, जब एप्पल को ड्रॉप किया गया, सही बच्चों, तो मान लो कि अभी स्पीड कितनी थी 10, जब इसको ड्रॉप किया गया। तो अब समझिए कि जब ड्रॉप किया गया तो एप्पल की स्पीड कितनी थी 10, और ये 10 ही रहेगा क्योंकि इस पे कोई आगे की तरफ फोर्स नहीं लग रहा है। लेकिन जो छोटा बच्चा है, तो बस की स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है, ये एक्सेलरेट हो रहा है। मतलब छोटा बच्चा का स्पीड क्या हो जाएगा 10 से बढ़ेगा, सही बेटा। मतलब इस केस में एप्पल तो 10 से जा रही है, बच्चा 10 से ज्यादा स्पीड से जाएगा, तो एप्पल इस बार कहां गिरेगी, एप्पल इस बार इसके पीछे गिरेगी। समझ आ रहा है, बच्चा, बस की स्पीड बढ़ गई ना, तो बच्चा साथ में बैठा तो उसका भी स्पीड बढ़ गया। एप्पल तो 10 से जा रहा है, तो ये 11 से भागा, तो एप्पल कहां जाएगा, पीछे। तो इस केस में एप्पल जो जाएगा बच्चों, कहां जाएगा, बैकवर्ड। आपको शायद ये समझ में आया होगा, ठीक है। और तीसरा केस जो बनेगा बच्चों, क्या बनेगा बताइए आप खुद से। केस थर्ड बनेगा जब बस इज रिटार्डिंग, मतलब स्लो हो रही है। तो इस बार बस स्लो होने का मतलब बच्चा भी स्लो होगा, तो एप्पल आगे चला जाएगा। मतलब इस केस में एप्पल की स्पीड, ठीक है ना, स्पीड ऑफ एप्पल विल बी मोर देन स्पीड ऑफ वाई। तो इस बार एप्पल कहां गिरेगा, इस बार एप्पल गिरेगा आगे, ठीक है बेटा। तो इस केस में एप्पल जो गिरेगा आपका गिर जाएगा फॉरवर्ड, सही बेटा। तो ये आपको समझ आया, ठीक है। तो ये सवाल पूछते हैं, ट्रेन में एप्पल को छोड़े कहां जाएगा, ये किसके कारण हो रहा है, इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण। वो 10 है तो 10 ही रहेगा, तुम आगे पीछे कर लो तो अलग बात है, ठीक। इसका एक और एग्जाम्पल है, ठीक है ना बेटा, आप समझिए कि जब हम बाइक को एक्सेलरेट करते हैं, ठीक है ना, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि अगर हम एक्सेलरेट करेंगे, ठीक है ना बेटा, एक्सेलरेट करेंगे इस केस में, ठीक है ना, क्या होता है, गाड़ी को जब एक्सेलरेट करते हैं तो आप बाइक पे बैठे हुए हो, समझिएगा, आप समझ जाओगे इस केस से, ठीक है ना। बाइक पे बैठे हुए हो और बाइक को क्या कर दिया आप, एक्सेलरेट। तो सोचिए कि ये जो आपका लोअर पार्ट है, लोअर पार्ट जो है, जो टच में है, इसका तो स्पीड बढ़ गया, इसका स्पीड क्या हो गया, बढ़ गया। बट अपर पार्ट क्या में रहना चाहेगा, अपर पार्ट अभी भी क्या में रहना चाहेगा, रेस्ट में, सही है।
आप समझ सकते हो कि नीचे वाला बाइक से टच है ना, तो नीचे वाला भाग रहा है गाड़ी, तो तुम्हारा लोअर पार्ट क्या हो गया, मोशन में, अपर पार्ट क्या है, रेस्ट में। तो नीचे वाला आगे चला जाएगा, तो तुम किधर जाओगे, पीछे। इससे तो हम लोग लीन बैकवर्ड होते हैं। जब गाड़ी को एक्सेलरेट करेंगे तो हम लीन किधर होंगे, लीन बैकवर्ड। ठीक है। अब ब्रेक जब लगाएंगे, जब हम क्या लगाएंगे बच्चों, ब्रेक लगाएंगे, तो ब्रेक लगाएंगे तो क्या होगा, समझ सकते हो। अच्छा, कुछ लोग गाड़ी वाड़ी देख के ये नहीं कि सर गाड़ी बढ़िया बनाओ, बट हम टाइम पास करने नहीं आए, हम लोग तो पढ़ने हैं। जब ब्रेक लगाओगे तो एक्चुअल में इस बार इसकी स्पीड घटेगी, मतलब लोअर पार्ट का स्पीड क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो लोअर पार्ट का स्पीड डिक्रीज होगा, लेकिन अपर पार्ट तो मोशन में ही रहेगा, तो इसकी स्पीड तो अब ज्यादा रहेगी। समझ में आया। अगर 10 से चल रहे थे तो ब्रेक लगाए तो नीचे वाला की स्पीड 10 से कम होगा, ऊपर वाला 10 में रहना चाहेगा। इस केस में हम लोग कहां लीन करते हैं बेटा, लीन फॉरवर्ड। तो एक्सेलरेट करने पे किधर आते हैं, पीछे, और ब्रेक लगाने पे किधर जाते हैं, आगे। क्योंकि लोअर पार्ट एक्सेलरेट करने पे ज्यादा तेज जाएगा, तो मुंडी पीछे, और ब्रेक लगाने पे मुंडी आगे चला जाएगा, लोअर पार्ट पीछे। क्लियर बेटा। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आपको इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन समझ आ गया। ठीक है बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, इनर्शिया ऑफ क्या बेटा, डायरेक्शन। ठीक है। जैसे कोई भी टर्निंग है, ठीक है बेटा, टर्निंग, ठीक है ना, टर्निंग ऑफ रोड जहां पर है, क्या है बच्चों, टर्निंग ऑफ रोड है, और आप जब इस गाड़ी को ऐसे टर्न लेते हो, सही है, जब गाड़ी को क्या लेते हो बेटा, आप टर्न लेते हो, तो इस केस में आप किधर जाते हो, इधर जाते हो। तो ये जो जाते हो ये किसके कारण होता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, क्योंकि आपने क्या चेंज कर दिया, डायरेक्शन। सही है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। ठीक है बेटा। तो हमने आज पढ़ा फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स। ठीक है बेटा। फोर्स के इफेक्ट, फर्स्ट लॉ पढ़ा, उसके बाद इनर्शिया देखा। ठीक है। अब कुछ बेटा क्या कर लेते हैं हम लोग, सवाल। पहला सवाल देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल। ठीक है ना, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज द ग्रेटेस्ट इनर्शिया। ठीक है। तो जिसका मास सबसे ज्यादा, उसका इनर्शिया सबसे ज्यादा। टेनिस बॉल, रबड़, एक क्रिकेट बॉल, एक ट्रक, तो ट्रक का भैया मास बहुत ज्यादा होता है, तो इसका इनर्शिया भी क्या होगा, ज्यादा। ठीक है। यू आर स्टैंडिंग ऑन ए बस मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, व्हेन द ड्राइवर सडनली अप्लाई द ब्रेक, ब्रेक लगा दिया, आप बस में जा रहे हो, ब्रेक लगा दिया, ब्रेक लगाएगा तो क्या होगा, यू टेंस टू फॉल बैकवर्ड, नहीं, फॉल फॉरवर्ड, नहीं, स्टे इन प्लेस, नहीं, सब नहीं। तो आंसर क्या दोगे, ब्रेक लगाने पे आपका लोअर पार्ट क्या होगा, स्लो होगा, तो अपर पार्ट ज्यादा तेज चलेगा, मतलब आप कहां जाओगे, फॉरवर्ड। तो आंसर क्या होगा बेटा, फॉल फॉरवर्ड। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल देखिए, ए पैसेंजर स्टैंडिंग इन ए स्टेशनरी बस फॉल बैकवर्ड व्हेन द बस सडनली स्टार्ट मूविंग। ठीक है। तो भैया जब सडनली स्टार्ट किया तो भैया ऑब्वियस सी बात है पीछे जाएगा, तो ये किसके कारण हुआ, ठीक है ना, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, नहीं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट ऑफ द पैसेंजर बॉडी, फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ द फ्लोर, सडन पुश बाय एयर। तो इसका आंसर क्या बेटा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट ऑफ द पैसेंजर बॉडी। ठीक है। अच्छा, यहां भी मैं आपको बताना भूल गया, ये जो हो रहा था ना, ये जो स्टार्ट कर रहे थे, एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो ये रेस्ट में था, तो रेस्ट में रहना चाहिए, देखिए हमने लिखा है। ठीक है बेटा। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है। तो भैया रेस्ट में था, तुम मोशन में लाओगे तो नहीं जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए बेटा, इसमें क्या बोला हुआ है, एन एप्पल इज ड्रॉप फ्रॉम द हैंड ऑफ ए पर्सन सिटिंग इन ए ट्रेन मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है बेटा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ना ट्रेन की स्पीड बढ़ रही है ना घट रही है। टू द पर्सन इनसाइड द ट्रेन द एप्पल अपीयर टू फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड। उसको क्या लगेगा कि भाई एकदम नीचे ही गिरी। ठीक है। क्योंकि ना एक्सेलरेट हो रहा है ना रिटार्ड हो रहा है, तो फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड। क्लियर बेटा। अगर ब्रेक लगाते तो डाउनवर्ड नहीं दिखा था, पैराबोलिक दिखता। कैसा दिखता बेटा, पैराबोलिक दिखता। ठीक है, वो बात की बात है। नेक्स्ट, इफ द ट्रेन इज लिविंग स्टेशन, देखो ये बदमाशी की है, लिविंग स्टेशन बोलने का मतलब साफ साफ है कि एक्सेलरेट हो रहा होगा। ठीक है बेटा, मतलब इसके पास एक्सेलरेशन है। द पर्सन ड्रॉप एन एप्पल वेयर द एप्पल लैंड रिलेटिव टू द पर्सन। ठीक है। तो एक्सेलरेट करेंगे तो आदमी का स्पीड बढ़ेगा, तो एप्पल का तो वहीं रहेगा, तो क्या होगा बेटा, एप्पल गिरेगा पीछे। ठीक है। तो बिहाइंड द हैंड। क्लियर है। अभी अभी आपको सब कुछ पढ़ा है, एक्सेलरेट हो गया तो आदमी आगे चला जाएगा और एप्पल पीछे रह जाएगा। क्लियर है बच्चों। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।
आज हमने ज़्यादा कुछ तो नहीं, बट एनएलएम में फोर्स को और इनर्शिया को अच्छे से समझने की हम लोग कोशिश किए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से आपका न्यूमेरिकल शुरू हो जाएगा, बाकी चीज़ें शुरू हो जाएगी। बेटा बेसिक से आप लोग पढ़ेंगे, हमें जल्दी नहीं है, बेसिक से पढ़ेंगे, ठीक है ना। आप तब तक काइनेमेटिक्स के पूरे डीपीपी को सॉल्व कीजिए, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स भी करना है हम लोग को आगे, बहुत सारे चैप्टर पढ़ना है हम लोग को आगे, ठीक है बेटा। तो ये बेस अगर आपको अच्छा रहेगा तभी मजा आएगा। एनएलएम एक क्या है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरा फिजिक्स के लिए। क्लियर बेटा? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, टेक केयर।